आज के समय के अनुसार जो लगता है कि आज का जो यूथ है या आज के जो लोग हैं, जिस दिशा में हम सभी निकल चुके हैं अभी, तो आज के समय अनुसार कौन सी बातें हैं दादी की शिक्षा की जो हमें सीखनी चाहिए? दादी ने कभी भी पर्सनल अपने लिए कुछ नहीं की। हाँ जी। दादी को हमेशा यज्ञ वत्स और यज्ञ पिता याद था। उसने कभी अपनी सुख सुविधाएं नहीं देखी। त्याग की मूर्ति थी वो समझती थी जितना हो सके इकोनॉमी करके सेवा में लगे धन। देखो दादी ने एक बारी भरी सभा में बोला था, कोई नहीं बोलेगा, वो ही सुना सकती थी। बोला, मैंने जीवन में आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला। तो दादी में जो सत्यता थी, जो पवित्रता थी, वो अनुकरणीय थी। दादी के डिक्शनरी में मैं और मेरा ये दो शब्द नहीं थे। जी जी। दादी ने कभी भी इतनी सब महिमा करते थे दादी की, दादी को सब इतना चाहते थे, पर दादी हमेशा ऊपर ही हाथ करके बताती थी अंगुली कि ये सब कुछ बाबा की कमाल है। जो सम्मान होता है ये मेरा नहीं है, परंतु बाबा का सम्मान है और बाबा ने हमको ऐसा बनाया हुआ है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। दादी प्रकाशमणि जी के जीवन का सार यही दोहा दर्शाता है। उनके हृदय में ऐसी सच्चाई, ऐसी पारदर्शिता थी कि स्वयं भगवान ने उन्हें अपना साधन, अपना निमित्त बना लिया। उनका जीवन सत्य, निष्ठा और ईश्वरीय मर्यादा का प्रत्यक्ष प्रमाण रहा। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि के इस विशेष एपिसोड में, जहां हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी जी, जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में बड़े लंबे समय तक सेवाएं की और उनके नेतृत्व को निकट से अनुभव किया। आइए हम सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका चेहरा तो बहुत चमक रहा है दीदी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दादी का चेहरा चमकता था। दादी के बच्चे हैं ना, हम तो जरूर चमकेंगे ना वैसे। जी, दादी से आप पहले कब मिले? सबसे पहली मुलाकात आपकी दादी से कब हुई? दादी से हमारी पहली मुलाकात बम्बई में हुई। जी जी। क्योंकि यहाँ आने के पहले दादी बॉम्बे में रहती थी और बॉम्बे की सेवाएं संभालती थी। पहले तो दादी बहुत जगहों पर गई जी, परंतु जब प्रदर्शनी बननी थी पहली तभी बाबा ने दादी को बॉम्बे में बुलाया और चित्रों का ध्यान रखने को कहा, एडिशन करेक्शन करने को बोला। तो शुरू से लेके दादी के साथ हमारा बहुत स्नेह रहा, दादी का हमारे साथ रहा। तो इसीलिए हमेशा दादी से मिलना जुलना होता था। हाँ जी। उस समय तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तभी भी दादी के पास जाते थे मिलने के लिए। हाँ जी। दादी दूसरे सेंटर पर रहती थी। मैंने रहना जब चालू किया तो मैं सायन में थी। ये कौन से सन की आप बात बता रहे हैं? सन तो नहीं याद रहता मेरे को। जी 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 जी, कोई बात नहीं। आप अपने मतलब आप किस उम्र में थे लगभग उस समय? आप आपकी उम्र क्या लगभग रही होगी? जब भी मैं बाबा के पास आई, मतलब सेवा में लगी, तभी 18 बरस की होगी। मैं समझती हूँ काफी समय पहले की बात है। हाँ, बहुत बरस पहले की बात है ना जी। तब बाबा व्यक्त नहीं हुए थे? बाबा तो साकर में, मैं तो मम्मा से निकली ना। जी जी जी। मम्मा भी थी तभी। हाँ, तब आपकी बाबा भी था। हाँ, दादियाँ तो थी। जी जी जी। तो ये जो सेवाओं पे बाबा ने सभी दादियों को भेजा, जिसमें विशेष दादी प्रकाशमणि को महाराष्ट्र में मुंबई में भेजा, तो किस प्रकार से मुंबई की सेवाएं दादी ने संभाली उस समय? शुरू में जो बॉम्बे की सेवाएं चालू हुई तो वहाँ निमंत्रण दिया गया था। जी जी। नंद कुमार मुनिम हाँ हाँ हाँ।
तो ये जो रिलायंस वाले हैं ना, उनका जो छोटा भाई है, हाँ। उसकी वाइफ के पिता ने दिया था निमंत्रण। जी जी। तो वहाँ पहले ब्रिजेंद्र दादी गई, 2-3 दादियों को भेजा था बाबा ने, क्योंकि इनके लौकिक भाई भी वहाँ ही रहते थे। हाँ जी। तो उन्होंने बुलाया था, तो ये लोगों को बाबा ने भेजा उस समय। हाँ। फिर ये उनके घर में रहे, माटुंगा में रहे, जहाँ अपना सेंटर है, वहाँ नजदीक है, उनकी बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर रहे। 5-6 मास वहाँ रहे, जबरदस्ती, मतलब उन्होंने बहुत फोर्स करके रखा उनको कि आप यहाँ रहो। उस समय ये सब एक्टर्स सवेरे 5 बजे इनके पास योग सीखने के लिए आते थे। तो वहाँ से काफ़ी फैमिलीज निकली, ये लोग रहते थे। फिर तो इन्होंने कहा हम अभी यहाँ नहीं रहेंगे, हम किसी के घरों में नहीं रहते हैं जी। तो फिर नंद कुमार मुनिम ने खास सेंटर खोल के दिया कोलाबा में। फिर उस समय तो पुष्प शांता दादी थी जी। उसके बाद फिर प्रकाश मणि दादी भी आई। हाँ जी। फिर धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती गई वहाँ की। अच्छा, तो दादियों का जो संगठन था, बाबा ने तो सबको एक साथ रखा था और एक साथ हैदराबाद, सिंध में, पाकिस्तान में सबको एक साथ संगठन में रखा। फिर यहाँ मधुबन आए और मधुबन से सब लोग, जैसे कि बाबा ने सबको अलग अलग सेवा के लिए भेज दिया। तो क्या सबको एक दूसरे की कमी महसूस होती थी कि ये हमारा फ्रेंड सर्कल था, आपस में हम रहते थे पहले और फिर बाद में हम अलग अलग हो गए हैं? क्योंकि ये लोग सब बाबा की बहुत आज्ञाकारी बच्चियाँ थी। हाँ। बाबा ने आज्ञा दिया ना तुमको सेवाएं जाके करनी, तो बाबा की आज्ञा को सिर माथे पर करके ये लोग अलग हुए। पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं था। हाँ जी। परंतु बाबा ने बहुत कड़ी कड़ी मुरलियां चलाई। अच्छा। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने आखिर माना जाने के लिए। हाँ, नहीं तो आप समझ सकते हैं, मन को बड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि समझाना पड़ता है। इतना बरस हाँ, बाबा के साथ में रहे और बाबा को छोड़ के जाने का इच्छा तो नहीं। बहुत डिफिकल्ट बात थी। जी, परंतु इन्होंने मन को पक्का करके और फिर उसके बाद गए। जिन्होंने इतना बरस तपस्या किया, कभी मुंह भी नहीं देखा रिश्तेदारों का। और फिर उनके निमंत्रण के ऊपर गए, बाबा ने भेजा। और फिर सेवाएं चालू हुई वहां से। तो ये जोन्स बटने कब से शुरू हुए जो पूरे भारत इसको तो मैं समझती हूँ अभी 50 बरस हुआ होगा फिर। हाँ, तो दादी का क्या प्लानिंग था सभी, जैसे पूरे भारत में सेवाओं का डिवीजन करना किस तरीके? क्योंकि क्या होता था, एक ही जगह पर 2-2, 4-4 बहनें चली जाती थी। हाँ जी। तो जिसके कारण क्या होता है, काफी एरियाएं छूट जाती थी और कहाँ ज्यादा सेवा केंद्र हो जाते थे। हाँ जी। तो सुचारू रूप से चले, इसीलिए फिर दादी ने, हमें अच्छी तरह से याद है, दादी ने हम सभी को बुलाया था, नक्शे निकाले थे सारे भारत के। अच्छा। और बैठ करके हम लोगों ने लाइनें लगाई थी। जी, और जी, काफी उसको हमारे को स्टडी करने को दिन लगा थोड़ा, परंतु फिर उसके बाद अच्छा हो गया, मतलब वो बात। एक बार हमने सुना था कि दादी ने सभी बहनों के सेंटर्स भी चेंज कर दिए। हाँ, एक बार चेंज किया था। तो उसके पीछे दादी का क्या मोटिव था? नहीं, मतलब दादी का यही था कि सभी जहाँ भी रहते हैं, ये तो बाबा के घर है जी, तो जहाँ रहते वहाँ हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो वो मिशन सक्सेसफुल हुआ? सक्सेसफुल कहेंगे तो कहाँ कैसा हर एक की अवस्था के ऊपर होता है। थोड़े समय के लिए किया था वो तो। जी जी जी। परंतु बहुत अच्छा, भाई बहनों को भी बहुत मजा आया। बहनों को भी उसमें बहुत मजा आया। चेंज हुआ तो नए नए भाई बहन मिले, सब हुआ। तो दादी ने वापस उन लोगों को वापस उसी जगह पर भेज दिया। तो जस्ट एक टेस्टिंग पीरियड था। हाँ, थोड़ा संकल्प कैसे चलते हैं। दादी को संकल्प आया तो दादी ने कर दिया। दादी के संकल्प में तो बहुत ताकत थी। जी जी। कोई ना कोई ऐसा संकल्प दादी को आता था सेवा का तो तुरंत करते। तो आपको दादी के जीवन से कौन सी ऐसी बात है जो कि ऐसा लगता है कि हम सभी को धारण करनी चाहिए, और आपके जीवन में तो उसने बहुत प्रभाव डाला हो, ऐसी दादी के जीवन की कोई एक बात? दादी के डिक्शनरी में मैं और मेरा ये 2 शब्द नहीं थे। जी जी जी। दादी ने कभी भी इतनी सब महिमा करते थे दादी की। दादी को सब इतना चाहते थे, पर दादी हमेशा ऊपर ही हाथ करके बताती थी, अंगुली
हाँ जी। कि ये सब कुछ बाबा की कमाल है। जो सम्मान होता है ये मेरा नहीं है परंतु बाबा का सम्मान है और बाबा ने हमको ऐसा बनाया हुआ है। दादी बहुत बहुत निर्माण थी। हाँ जी। दादी को मान शान अपमान, हाँ जी। मान शान तो छोड़ो परंतु अपमान की भी परवाह नहीं थी। हाँ सब बातों में दादी समान थी जी जी। और सब मिलनसार स्वभाव था दादी का। हाँ। बच्चों के साथ बच्चों जैसी, बड़ों के साथ बड़ों जैसी। तो बहुत हम तो जैसा फ्रेंड जैसे रहते थे दादी के साथ। तो बहुत मिलनसार स्वभाव था दादी का और दादी में सच्चाई थी जी। और कभी भी दादी ने किसी की बुराई अपने चित्त पर नहीं धरी। कोई बात होगी तो दादी करेक्शन जरूर करती थी, शिक्षा जरूर देती थी पर 1 सेकंड में भूल जाती थी वो बात। हाँ। दादी को भूल जाती थी। उसने कुछ बोला है वो उसको भूल जाता था पर सुनने वाला उस बात को धारण कर लेता था दादी के साथ स्नेह होने के कारण। दादी को कुमारका दादी कहते थे। तो हम जब मधुबन में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ भाइयों की संख्या ज़्यादा है और सेंटर्स पे बहनें हैं। तो इसके पीछे दादी का क्या विचार था कि मधुबन में भाई रहे और सेंटर्स पे बहनें रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दादी का नाम भले बाबा दादी को कुमार बेटा बोलता था लाड से। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि शुरू से दादी को यज्ञ में छोटी मम्मा कहते थे। हाँ 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 जी। मम्मा तो थी जी, परंतु दादी में वो मातृत्व के जो संस्कार थी ना तो उसके कारण सब अपनापन उसमें जो था तो दादी को छोटी मम्मा कह के बुलाते थे और बाबा के साथ एकदम छोटे बच्चे जैसी चलती थी। बाबा कभी कभी उसकी चोटी पकड़ के खींचता था। अच्छा। मेरा कुमार बेटा है, मेरा कुमार बेटा है। अच्छा अच्छा। बहुत प्यार था साकार बाबा का भी, बहुत प्यार था उनसे। हाँ जी। और कभी उसने बाबा को ना नहीं बोला। बाबा ने जो बोला उन्होंने सहर्ष स्वीकार की। दादी और दीदी का संबंध कैसा था? दीदी मनमोहनी। दादी और दीदी का संबंध हम तो यही बोलते थे, ये शरीर 2 है परंतु आत्मा 1 है। हाँ जी। इतना इनका गहरा आपस में प्यार था। दीदी जो थी उसको हम बोलते थे ये बाप है और दादी जो है वो माँ है जी। क्योंकि दादी बहुत करके कुछ भी बोलती नहीं थी किसी को। हाँ जी। प्यार ही प्यार देती थी परंतु दीदी जो थी वो बहुत कायदे वाली थी। हाँ। वो ला और लव का बैलेंस संभाल के चलने वाली थी। अगर किसी की वैसा बहुत प्यार करेगी परंतु अगर गलती होगी तो ऐसा कान पकड़ेगी उसका जो उसके उसमें परिवर्तन आना ही चाहिए। हाँ जी। तो हम हमेशा कहते हैं लौकिक में भी ऐसा होता है ना, बाप से डरते हैं सभी। हाँ। तो दीदी से डरते थे, दादी से कोई नहीं डरता था। जी। तो बाप से डर के दादी की गोद में जाकर के छुप जाने का। बहुत अच्छा। तो अगर जैसे मान लो कि भंडारे में क्या भोजन बनेगा या यज्ञ में स्टोर में क्या कमी है, क्या आना है और पैसे की मान लो तंगी है, तो कोई भी क्राइसिस है या कुछ है तो दादी किस तरीके से प्लान करते थे सब? नहीं, वो तो दादी सब संगठन बनाया हुआ था ना, तो सब जो भी है डिपार्टमेंट वाले उन लोगों से बैठ के राय सलाह करती थी। और क्या बनना है वगैरह वो तो रोज का रोज दादी को सारा बता करके प्रोग्राम बनाते थे जी। कमी पेशी जो भी होती थी, जिनकी डिपार्टमेंट है उनसे बैठ के उनके, कभी भी दादी ने अकेले में कोई भी डिसीजन नहीं दिया। ग्रुप में जो भी है वो ग्रुप में करती थी जी। तो सभी को ऐसा लगता था ये सब हमारा है। हाँ जी, हाँ जी। उनको ऑर्डर नहीं लगता था कि दादी ऑर्डर कर रही है, ऐसा नहीं लगता था। हाँ। ये बात होती। दादी का एक बड़ा सुंदर सा प्रोजेक्ट था 1 रुपी प्रोजेक्ट्स। तो उससे काफ़ी भवनों का निर्माण हुआ, कैंपस का निर्माण हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे क्या हुआ? जैसे ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ तो उसको कहते हैं 1 रुपी प्रोजेक्ट है। सबको एक रुपया डालना है। क्योंकि क्या है अभी धीरे धीरे अपनी संस्था इतनी बड़ी हो गई सब। हाँ जी। परंतु उस समय तो इतने लोग नहीं थे ना, शुरू में तो इतने लोग नहीं थे, धीरे धीरे बढ़ते गए। हाँ जी। तो सबको ऐसा लगता था इतना बड़ा कार्य कैसा क्या हो सकेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो दादी ने कहा कुछ भी नहीं करो, जितने भी लोग है सिर्फ 1 रुपया रोज भंडारी में डालो। तो अभी डालने वाले कोई 1 नहीं डालते हैं
हाँ, परंतु दादी ने एकदम हल्का कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी को बहुत पसंद आया ये प्रोजेक्ट। हाँ, फुड़ी फुड़ी तला होता है बाबा कहते हैं जी, ना, जी, जी, जी। तो सब अपने हिसाब से जितना- भंडारी में डालते थे। हाँ, हाँ, कोई लाख भी डालने वाला होता है, कोई रुपया भी डालने वाला होता है, किसी को भारी नहीं लगा। हाँ और जी। दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता हमने देखी, दादी हमेशा ये ध्यान रखती थी कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, जो हमने खर्चा किया है, उसी समय उसका यूज होना चाहिए। हाँ जी। जैसा शांतिवन बनना चालू हुआ, अभी तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था, कुछ इतना नहीं था, स्थान नहीं था आने का। टेंट लगा करके भी दादी ने वहां पर बाबा को बुलाया। हाँ जी। और भाई बहनों को बुलाया। बहुत मजा आया उस समय भी। हाँ, हमने भी जब हम छोटे थे तब हमने भी देखा कि टेंट में हम लोग भी आए हाँ, थे अपने पेरेंट्स के साथ उस समय। हाँ, तो बड़ा देख करके हैरानी होती थी कि टेंट में इतने सारे लोग बैठे इतने। हाँ, मतलब दादी को ये था कि ये देखो माताएं, कन्याएं, गरीब लोग अपने कितनी तकलीफ से करते हैं, भाग्य बनाता है। तो उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है उसको यूज होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और दादी का ये सिद्धांत था, एक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट करने देती थी। हाँ जी, हाँ इकट्ठा नहीं चालू कराती थी कभी। जी, जी, जी। इसीलिए क्या होता था, बहुत सहज रीति से होता था, किसी को भी भारीपन नहीं लगता था। तो दादी इकोनॉमी कैसे मेंटेन करते थे? मतलब ज़्यादा खर्चीले थे क्योंकि इतना बड़े प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली पैसा तो बहुत प्लानिंग करना पड़ता होगा। तो इकोनॉमी तो सब लोग दिल से करते थे ना। जी, जी, जी। ऐसा कोई खींचातान नहीं होती थी। हाँ। परंतु जहाँ आवश्यकता है उतना ही करेगी। अभी जैसा देखो ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर बना तो उसमें ऑडिटोरियम बना। हाँ, अभी ऑडिटोरियम में तो ऑडिटोरियम की कुर्सियां लगनी चाहिए ना। परंतु दादी ने कहा नहीं, यहाँ तो ये प्लास्टिक की कुर्सियां लगेंगी। हाँ, उसमें बहुत डिस्कशन हुआ हम लोगों का। हाँ। फिर हम लोगों ने किन्होंने उठा लिया, हमने कहा नहीं हम लोग ये कर डालेंगे। तो मतलब ऐसा बनाती थी जो हम सामने से जा करके सेंटर वाले ऑफर करते थे। हम ये कर जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने ना, उसमें हम लोगों मतलब दादी हम लोगों के सामने रखती थी। और दादी बोलती थी इतना नहीं कर सकेगा ये, तो हम बोलते थे आप फिक्र नहीं करो, हम लोग सब मिलके करते। हाँ जी। ये दादी की ट्रिक थी बहुत बड़ी। दादी जी का साकार बाबा और अव्यक्त बाबा के साथ किस प्रकार का रिश्ता जो है आपको दिखता है? दादी तो साकार में और अव्यक्त में कभी फर्क नहीं समझा। किसी ने भी नहीं समझा, हम लोगों ने भी फर्क नहीं समझा, वो ही था। तो इसलिए परंतु दादी को बाबा अव्यक्त होने के बाद दादी के ऊपर वो ड्यूटी तो आई ना सारी। हाँ जी। अव्यक्त बाप दादा ने दादी के लिए बहुत प्यारे प्यारे बातें, बहुत महावाक्य उच्चारे हैं। दादा बाबा हमेशा उसकी महिमा करता, बहुत महिमा की है, क्योंकि वो करती ऐसा था ना काम। जी, जी, जी। कितना सहन करना पड़ता था। तो कभी ऐसा भी हुआ कि अगर दादी सामने नहीं है तो अव्यक्त बाप दादा नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दादी तो होती थी। दादी होती थी। काम भी होगी तो आ जाएगी। हाँ जी। और दादी सब छोटे छोटे गांव में भी जाती थी। हाँ जी। हमने देखा ना शुरू में तो हम लोगों के पास कोई इतने साधन नहीं थे। हाँ। हमारे पास वहाँ मालेगांव में आई थी, सोने के लिए खटिया भी नहीं थी, पट में ही सोई थी। जी, जी। और हम दादी को जीप में लेके गए उस समय। हमारे पास साधन भी इतने नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। परंतु दादी सहर्ष आती थी, खुश होती थी और दूसरों को भी खुश करती। आपने दादी के साथ कहाँ ट्रैवल किया? बहुत जगह पर किया मैंने, भारत में जिधर उधर ट्रैवल किया। फिर अमेरिका में भी गई थी मैं दादी के साथ। अच्छा। मतलब बहुत ट्रैवल किया। तो दादी सबके साथ हर क्षेत्र में जहाँ भी आप जाओगे अलग अलग लोग होते हैं। विदेश में जाओगे तो विदेश के लोग जो हैं उनकी भाषा अलग है, कल्चर अलग है। तो दादी समय देती थी खुद के ऊपर कि मैं उनको समझूं, या फिर नेचुरली? नहीं, उसको समझने की जरूरत नहीं थी, वो समझी पड़ी थी। जी। उसके तो बच्चे थे ना, बच्चों को समझने को क्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो अपना ममतामयी माँ थी, हम उसको यही बोलते, ये ममतामयी माँ है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। दादी के प्यार में सब दीवाने थे, ऐसा कुछ नहीं। जी। तो दीदी आपको दादी की जीवन से आज के समय के अनुसार जो लगता है कि आज का जो यूथ है या आज के जो लोग हैं
जिस दिशा में हम सभी निकल चुके हैं अभी, तो आज के समय अनुसार कौन सी बातें हैं दादी की शिक्षा की जो हमें सीखनी चाहिए दादी से? दादी ने कभी भी पर्सनल अपने लिए कुछ नहीं की। हाँ जी। दादी को हमेशा यज्ञ वत्स और यज्ञ पिता याद था। हाँ। उसने कभी अपनी सुख सुविधाएं नहीं देखी। त्याग की मूर्ति थी वो समझती थी जितना हो सके इकोनॉमी करके सेवा में लगे धन। खुद के प्रति लगे ऐसा उसका बिल्कुल ये नहीं था। उसकी रहनी कितनी सादी थी दादी हमारी, त्याग की मूर्ति थी। कभी भी अपने लिए नहीं, सब सुखी रहे, सब खुश रहे, मतलब उनका ये एक पक्का धारणा थी प्रैक्टिकल में। और हमने देखा बाबा ने उनको आगे रखा, जैसा मनमोहिनी दीदी और दादी, इन दोनों को बाबा ने बनाया। ऐसा नहीं कि दूसरे कैपेबल नहीं थे। हाँ जी। जैसा अपने पास ब्रिजेंद्रा दादी थी, निर्मल चंता दादी थी, ये दादियां भी तो बड़ी थी ना। जी जी जी। परंतु बाबा को कोई वंशावली नहीं चलानी थी। हाँ जी। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो भले दादी दीदी को आगे रखा बाबा ने, परंतु ये हमेशा उनके आगे छोटे होके चलते थे। हाँ। दादी कभी भी ऐसा नहीं समझती थी मैं बड़ी हूँ और ये छोटे, नहीं, हमेशा उनसे राय सलाह करती थी। और मैंने देखा कि वो लोग भी दादी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे जैसा बाबा को देने का। अभी अगर आप हमारा ही अनुभव पूछेंगे तो शुरू से लेके जब से समझो जोन बना महाराष्ट्र का, हाँ जी। ब्रिजेंद्रा दादी, पहले जानकी दादी उसकी थी हेड, फिर जानकी दादी फॉरेन चली गई तो ब्रिजेंद्रा दादी थी। जी जी। वो तबीयत के कारण कहाँ जा नहीं सकते थे, मेरे को जाना पड़ता था। हाँ जी। तो कोई भी प्रॉब्लम होता था, कोई बात होती थी तो मैं फिर फोन करके पूछती थी वहां से ब्रिजेंद्रा दादी से। ब्रिजेंद्रा दादी बोलेगी मेरे से नहीं पूछो, बड़ी दीदी से, दादी से पूछो। तो मैं बड़ी दादी को फोन करती थी फिर आबू में। हाँ। कि दादी ऐसी ऐसी बातें क्या है। ओ अरे संतोष, तू क्या करती है, तेरे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, तू मेरे से पूछती है। समझा? तो मतलब एक दो का इतना रिस्पेक्ट रखते थे। तो बहुत एक दो को आगे रख करके चलते थे, जिसके कारण आपस में ऐसे एक मुश्त थे सब। और सब बड़ों का भी प्यार था, छोटों का भी प्यार था। जब दादी ने शरीर छोड़ा दीदी, तो हमने देखा कि सब लोग अपना कारोबार देश विदेश से दादी के अंतिम दर्शन के लिए मधुबन पहुंच गए थे। तो कैसी घड़ी थी वो, और उस समय सब लोग क्या महसूस करते थे? अभी सब तो यही समझते थे दादी नहीं जावे। हाँ। तो बाबा ने एक सेकंड तो दादी चली गई थी और बाबा ने फिर वापस भेजा दादी को। अच्छा। तो तुम्हारे को ये सब बहुत याद करते और छोड़ नहीं रहे हैं, तो अब जाओ। फिर दादी आई, हम तो खड़े थे ना। हाँ जी। डॉक्टरों ने बुलाया तो हम खास लोग जो थे वो खड़े थे वहां दादी के सामने। तो दादी आई और फिर थोड़ा सेकंड, 1-2 सेकंड होगा या थोड़ा ज्यादा होगा, फिर वापस चली गई। जाके बाबा को बोला, बाबा अभी ये शरीर काम नहीं करता है, अभी इसके द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे को अभी आप अपने पास रखो। तो आपको ऐसा विश्वास होता था पहले कि एक समय ऐसा भी होगा जब दादियाँ नहीं होंगी? कभी ऐसा सोचा था? हम तो ये भी नहीं सोचा था बाबा नहीं होगा, मम्मा नहीं होगी। हाँ। हम तो समझा मम्मा और बाबा तो बहुत पहले चले गए, लेकिन दादियों को बाबा छोड़ के गए हैं, और इतनी सारी दादियों को छोड़ के गए हैं, और सोच करके गए कि संगम युग में हमेशा ये साथ में रहेंगे और ये भी चले जाएंगे, इनका भी साथ नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई सोच नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे पास बम्बई में तो बहुत दादियां थी। हाँ जी। इसीलिए ऐसी बात नहीं सोच सकते ना कभी। तो बाबा बोलता था देखो ये एरोप्लेन जो बना है ना, हाँ मधुबन में नहीं, 2 गुम्बज है, उसका नाम एरोप्लेन रखा था बाबा। हाँ बाबा बोलता था यहाँ खड़े होके मम्मा बाबा और सब बच्चे सारा दृश्य देखेंगे विनाश। अच्छा। तो हम लोग तो उसी धुन में थे कि हम तो मम्मा बाबा के साथ रहेंगे। हाँ, हाँ, तो परंतु ड्रामा तो घूमता रहता है।
गुलजार दादी के थ्रू जब गुलजार दादी वतन में जाते थे 25 अगस्त को, तो दादी की पदरामणि होती थी गुलजार दादी के तन में, तो उसके थ्रू भी बहुत बार दादी से मिले हैं। तो उस समय भी ऐसा ही अनुभव होता था कि जैसे हम सचमुच में दादी से मिल रहे हैं। वैसा ही अनुभव। सीखें दे के जाती थी। हाँ, उस समय भी डायरेक्शंस लेते थे दादी से कि अभी इसको हमें कैसे करना है, कैसे करना है? ज़्यादा नहीं, थोड़े तो डायरेक्शन देते। हाँ जी। दादी से पूछते थे तो ज़्यादा तो मिल के जाती थी प्रेम से। हाँ जी। तो दादियों का जो संगठन था, विशेष 3 दादियाँ, गुलजार दादी, जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी, तो इनके संगठन को आप क्या कहेंगे? आज ये तीनों ही हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत कमी महसूस होती है तीनों दादियों की। कमी तो महसूस होती, परंतु ऐसा लगता है वो इधर ही घूम रही। हाँ जी। ये भी लगता है, ऐसा नहीं लगता उनका ध्यान है इधर। हाँ, शायद हमारे बीच में भी अभी दादी हो और देख रहे हो कि हम क्या दादी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीदी, हमारे व्यूअर्स को आप दादी की कौन सी शिक्षा जो है बताना चाहेंगे कि हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए? देखो, दादी ने एक बारी भरी सभा में बोला था, कोई नहीं बोलेगा, वो ही सुना सकती थी। बोला, मैंने जीवन में आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी में जो सत्यता थी, जो पवित्रता थी, वो अनुकरणीय थी। हाँ जी। सच्चाई और सफाई। हाँ जी। कभी भी भक्ति मार्ग में हम भगवान को कहते थे हमारे अवगुण चित्त पर नहीं धरना, परंतु इसने कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरे। एकदम प्लेन, इतना प्यार करेगी जो सामने वाले को भी सब पानी कर डालेगी ऐसा। जी बिल्कुल। और सबके साथ समान। हाँ जी। पक्षपात नहीं था उसमें। हाँ। ये बहुत बड़ी बात थी, पक्षपात नहीं था। फेवरेटिज्म में नहीं जाते। हाँ, फेवरेटिज्म में नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। कि ये ज्यादा मददगार है, ये कम, नहीं, कुछ नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं था। उसका बाबा भला और वो भली, ऐसा था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने दादी के बारे में इतनी मीठी मीठी बातें हमको बताई, और हम लोग बहुत रमणीकता से हमने इस एपिसोड को आपके साथ जो है अनुभव किया, दादी के सभी एक्सपीरियंसेस को। आपका बहुत बहुत थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम शांति। दोस्तों, वो आत्माएं सचमुच कितनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जैसे अनमोल रत्न को चलते बोलते मुस्कुराते देखा है। उनकी आँखों में सहजता, वाणी में मिठास और चाल में आत्मविश्वास की झलक थी। दादी जी के निकट रहना, उनके साथ सेवा करना, ये सच में ईश्वरीय सौभाग्य है। आज संतोष दीदी जी के अनुभवों ने हमें दादी जी के उस व्यक्तित्व से जोड़ा जिसे न केवल देखा जाता है बल्कि महसूस भी किया जाता है। तो दादी जी के जीवन को जानने और समझने का ये सफ़र अभी बाकी है, इसलिए जुड़े रहिए द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि जी के आगामी एपिसोड्स में। नमस्कार, ओम शांति।